हीट ट्रांसफर में फिर हमारा लास्ट में एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था, तो एक नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा इसमें, एंड दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड वीन्स लॉ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड वीन्स लॉ, ठीक है। क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड वीन्स लॉ? देखो, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो दैट बॉडी विल साइमल्टेनियसली एमिट रेडिएशंस फ्रॉम इट, एंड अगर सराउंडिंग में और भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स से जो रेडिएशंस एमिट हुआ है वो ये बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों एक साथ होंगे, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन एमिशन के बाद बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, वो डिपेंड करेगा कि बॉडी सराउंडिंग से कम टेम्परेचर पे है या बॉडी सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर पे है, ठीक है। मोस्टली हम लोग कूल डाउन वाली सिचुएशन में स्टडी करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लो कोई ब्लैक बॉडी है और उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है कुछ सर्टेन, तो हमें ये स्टडी करना है कि जो एनर्जी एमिट होती है ब्लैक बॉडी से, कितनी एनर्जी एमिट होती है किसी ब्लैक बॉडी से टी टेम्परेचर पे। क्यों भाई, what is the rate at which energy is emitted from a black body? only emission पूछ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं पूछ रहा हूं मैं। तो उसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से लिख सकते हैं ना, सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। अगर ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि पावर एमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी। तो पावर एमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी को लिखेंगे सिग्मा ए टी पावर 4। बोलो इसमें कोई डाउट है तो। अच्छा, ये जो एनर्जी एमिट हो रही है ये किस फॉर्म में एमिट हो रही है? क्यों, ये एनर्जी किस फॉर्म में एमिट हो रही है? तो ये एनर्जी एमिट हो रही है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये जनरली इंफ्रारेड रीजन में होती हैं, इसलिए हमको दिखती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जो रेडिएशन है वो हमको दिखने भी लगता है। जैसे आयरन ही है, तुम आयरन को बहुत ज्यादा हीट करो, तो बहुत ज्यादा हीट करना जब शुरू करोगे तो तुम देखोगे कि सबसे पहले वो रेड हॉट हो जाएगा, यानी उसमें से रेड कलर का रेडिएशन बाहर निकलेगा, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका वेवलेंथ विजिबल वाले रीजन में आ गया है। और अगर हम हीट करते जाएंगे तो वो शिफ्ट होता रहेगा, यानी कि उसका कलर भी चेंज होगा। मतलब सबसे पहले अगर उसका रेड कलर है, ठीक है ना, तो फिर हो सकता है हल्का सा ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, इस तरह से वो विबग्योर वाला फेनोमेना फॉलो करेगा, विबग्योर वाली जो सीक्वेंस है वो फॉलो करेगा। एकदम मॉल्टन फॉर्म में अगर आयरन होगा तो हो सकता है वो ब्लू और वायलेट कलर भी एमिट करे। तो वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है बॉडी के टेम्परेचर पे। तो अब जो हमारा डिस्कशन है वो इसी बात पे है कि बॉडी से जो एनर्जी एमिट हो रही है, जो रेडिएट हो रही है, वो कौन से वेवलेंथ की एमिट हो रही है, यानी अब हम वेवलेंथ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखा ये गया कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, हालांकि ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड है, हमें थोड़ा स्टडी करना है इस ग्राफ को। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे तो है वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पे एक टर्म है जिसको हम लोग लिखते हैं ई लैम्डा। ब्रेक करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं डीई अपॉन डी लैम्डा। नाउ व्हाट इज डीई? डीई को जरा ध्यान से समझना। डीई इज रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, ठीक है, पर यूनिट एरिया इन स्पेक्ट्रल विड्थ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है। और ये जो डीई अपॉन डी लैम्डा है जिसको हम लोग लिख रहे हैं ई लैम्डा, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। देखो,
स्पेक्ट्रल विड्थ का मतलब होता है कि हमें वो एनर्जी चाहिए जो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में एमिट हुई। मतलब कौन से लैम्डा पे कितनी एनर्जी एमिट हो रही है वो हमें डीई बाई डी लैम्डा बताएगा, इसकी जो रिलेटिव वैल्यू होगी। और ये जो ग्राफ आता है निकल के, ये ग्राफ कुछ इस तरह का निकल के आता है किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। इस तरह से निकल के आता है और इस ग्राफ में एक पर्टिकुलर लैम्डा ऐसा होता है जिसपे तुम ध्यान से देखोगे तो ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम है, और ये जो लैम्डा है ये कहलाता है लैम्डा एम। लैम्डा एम को हम लोग बोलते हैं, दिस इज द वेवलेंथ एट मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिटेंस। दिस इज द वेवलेंथ एट मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिटेंस, मतलब ये वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही है। इस ग्राफ को देख के हमको यही लग रहा है, ध्यान से देखो तो हर एक वेवलेंथ ऐसी है जिसपे कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर एमिट हो रही है, ध्यान से देखो तो है या नहीं है। लेकिन जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम वो वेवलेंथ है जिसपे मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है। तो दिस लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ एट मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिटेंस। क्योंकि होता क्या है कि हमको नजर क्या आएगा, हमको वही नजर आएगा जिस वेवलेंथ के सबसे ज्यादा फोटॉन्स एमिट हो रहे होंगे। भाई हमारी आईज में जो रिसीव होगा, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन जिसका होगा वही तो रिसीव होगा, वही डोमिनेट करेगा। तो अगर हमें रेड कलर नजर आ रहा है किसी बॉडी का किसी टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब है कि उसका लैम्डा एम की वैल्यू रेड है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ रेड कलर का वेवलेंथ एमिट कर रहा है, वो और भी वेवलेंथ एमिट कर रहा होगा, लेकिन वो डोमिनेंस में नहीं है। डोमिनेंस में कौन सा है, लैम्डा एम है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, एक तो इसका नाम हो गया, दूसरा यहां नीचे नोट करके लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले यह आता है कि इस ग्राफ का एरिया हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालें, तो एरिया अंडर द कर्व नॉर्मली क्या लिखते हैं, इंटीग्रल वाई डी एक्स। तो यहां पे लिखेंगे इसको इंटीग्रल वाई डी एक्स। देखो ध्यान से, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, तो क्या ये वैल्यू इंटीग्रल डीई बन जाएगी। और अगर हम इसको लैम्डा 1 से लैम्डा 2 इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनेगा पावर रेडिएटेड इन स्पेक्ट्रल विड्थ, पावर रेडिएटेड इन स्पेक्ट्रल विड्थ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। मतलब ये हुआ कि लैम्डा 1 से लेके लैम्डा 2 के बीच में कितनी एनर्जी एमिट हो रही है वो हमें लैम्डा 1 से लेके लैम्डा 2 तक का एरिया रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इस ग्राफ का जो एरिया अंडर दी कर्व है वो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड है। लेकिन एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड कौन से वेवलेंथ का, तो हम जिस वेवलेंथ से जिस वेवलेंथ तक का हम एरिया लेंगे वो एनर्जी एमिटेड हो जाएगा। यानी अगर हमें पता करना हो कि 1000 नैनोमीटर से लेके 1500 नैनोमीटर के बीच में कितनी एनर्जी एमिट हुई, तो हमें इस फंक्शन को 1000 से 1500 के बीच में इंटीग्रेट करना होगा। हालांकि इंटीग्रेट करने के लिए कभी मौका नहीं लगेगा क्योंकि ये फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, उतना मैथ हमको नहीं स्टडी करना है, बट हमको ग्राफ में पता होना चाहिए ये बात कि ग्राफ में हम इस चीज को कैसे नोटिस करेंगे। और लैम्डा एम कौन सा वेवलेंथ है, तो तुम ध्यान से देख सकते हो लैम्डा एम वो वेवलेंथ है जिसमें अगर हम डी लैम्डा का विड्थ लें तो क्या डी लैम्डा के विड्थ में लैम्डा एम पे एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि लैम्डा एम पे एरिया सबसे ज्यादा बनेगा। ये बात समझ में आती है, बोलो। यस सर। देन सेकेंड पॉइंट में अगर हम इस ग्राफ का टोटल एरिया निकालें, टोटल एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये हुआ कि ई लैम्डा डी लैम्डा को हम थ्योरेटिकली 0 से इंफिनिटी अगर इंटीग्रेट करें तो क्या ये बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू टोटल पावर रेडिएटेड, बोलो। और क्या टोटल पावर रेडिएटेड जो होगा वो टी पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा, बताओ यस और नो। अगर हम पूरा इंटीग्रेट कर दें तो हमको सारी एनर्जी मिल जाएगी। तो सारी एनर्जी कितनी है, तो सारी एनर्जी यही तो है जहां से चले थे हम लोग। यानी इस ग्राफ का जो एरिया है, टोटल एरिया, वो टी पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
बताइए, क्लियर है? यस सर। और थर्ड पॉइंट है इसमें वीन्स लॉ। वीन्स ने ये बात ऑब्जर्व की कि ये जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिटेंस वाला लैम्डा है, यानी लैम्डा एम जो है वो टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और उसने वो कांस्टेंट भी मेंशन किया। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं कि लैम्डा एम इंटू टी विल बी अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज वीन्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? वीन्स कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। देखना ध्यान से। तो यहां से ये बात क्लियर है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, तो लैम्डा एम की वैल्यू कम होनी शुरू होगी। तो शुरुआत में जब आयरन नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है तो हमको कोई भी वैल्यू नहीं दिखती है, क्योंकि वो लैम्डा इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड मतलब कि 700 नैनोमीटर के आगे होता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो उसका लैम्डा कम होना शुरू होगा। तो सबसे पहले वो रेड हॉट नजर आएगा, क्योंकि सबसे पहले जब वो पीछे की तरफ आएगा तो विबग्योर में सबसे पहले आर पड़ेगा, यानी रेड। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेड से ऑरेंज भी होगा, येलो भी होगा, इस तरह से कलर चेंज करेगा वो। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ। और वीन्स लॉ की हेल्प से हम अलग अलग स्टार्स का टेम्परेचर भी गेस कर सकते हैं। ठीक है ना? किसी भी स्टार का क्या टेम्परेचर है वो हम वीन्स लॉ से बता सकते हैं। उससे कौन से वेवलेंथ एमिट हो रहे हैं, तो उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट जिसपे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो ये कि अगर हम इस ग्राफ में, मान लो ये ग्राफ हमने बनाया है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, और लेट से ये ग्राफ दिया हुआ है T1 टेम्परेचर पे, और T1 टेम्परेचर पे T1 टेम्परेचर पे उसका मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिटेंस लैम्डा 1 है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओगे? ये ग्राफ किधर की तरफ जाएगा, किधर शिफ्ट होगा, क्या चेंजेस आएंगे इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड? बताइए, लैम्डा पे क्या इफेक्ट सर पड़ेगा, पहले ये बताओ। लैम्डा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लैम्डा यानी कि जो इस ग्राफ का पीक है वो लेफ्ट में शिफ्ट होना चाहिए, यस और नो? यस सर। इस मतलब इस ग्राफ का जो पीक है वो लेफ्ट में शिफ्ट होना चाहिए। अच्छा, व्हाट अबाउट एरिया? एरिया अंडर द कर्व बढ़ना चाहिए या सेम रहना चाहिए? एरिया अंडर एरिया द भी कर्व। बढ़ना चाहिए। हाँ, एरिया बढ़ना चाहिए। एरिया बढ़ना चाहिए। तो ये ग्राफ जब शिफ्ट होगा ना, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे इस तरह से आ जाएगा, टेम्परेचर T2। ठीक है ना? कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आया है कि अलग अलग मटेरियल के लिए हमें ये ग्राफ दिया होता है और हमें सिंपली ये गैस करना होता है कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, बस इतनी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है इस कंटेस्ट में। एक बार नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही, इतने सारे आए हुए हैं वही कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो यही सीधा सीधा है, हमें सिर्फ यही पता करना है कि कौन सा टेम्परेचर किसका है, किसके करस्पॉन्डिंग है। अब देखो वैसे देखा जाए तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? क्यों भाई? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएं तो ये बात तो हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि T3 सबसे बड़ा है, फिर T2 है, और फिर T1 है। क्यों भाई, है ऐसा या नहीं? यस सर। और अगर अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से चलें तो क्या कहेंगे भाई, सन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? और सबसे कम किसका होना चाहिए इन तीनों में? हम्म? वेल्डिंग आर्क। आर्क का। फिलामेंट का, टंगस्टन फिलामेंट का टेम्परेचर सबसे कम होगा। वेल्डिंग आर्क मतलब कि वो मेल्ट कर देती है ना एक तरह से मेटल को। बोलो। यस सर।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो कोई भी आंसर सही नहीं है ना, ये शायद जहां से उठाया उसमें ऑप्शन गलत दिए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जिस किताब से उठाया उसने तो आंसर बी दे रखा है। मतलब सन का टेम्परेचर कम है और वेल्डिंग आर्क का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो तो गलती है। वो सन के लिए ग्राफ ब्रेक क्यों है? ब्रेक नहीं है, वो ऊपर जा रहा है, उतना बनाया नहीं, ये है। अच्छा ठीक है मतलब वो सर। पॉइंट इतना, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि हम वो एनर्जी कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली यही मतलब है। बट ये कि पीक आ रहा होगा, ठीक है ना। यस। अब देखो ये भी क्वेश्चन आईआईटी में ही आ चुका है और ये भी आईआईटी का ही है। 14 देखो, 14 भी सेम ही क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा जल्दी से बता दो। सर डी। सर बी। डी। T1 टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा ना, सर बी होगा। T1 सबसे ज्यादा होगा और T2 सबसे कम होगा, बी आंसर आएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा है। यस सर। और देखो नेक्स्ट देखो 15, ये अच्छा क्वेश्चन है बट अगेन इजी है, जितनी इन्फॉर्मेशन बताई है उतनी इन्फॉर्मेशन अगर पता है तो बहुत इजी है। देखो इस केस में क्या है, अगर हमें चलो प्रॉपर अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि लैम्डा एम की वैल्यू निकालते हैं। क्यों भाई, बॉडी का टेम्परेचर दिया है 2880, तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू वीन्स कॉन्स्टेंट अगर लगाएं तो लैम्डा एम क्या आ जाएगा, तो ये है 2.88 10⁻6 नैनोमीटर केल्विन एंड डिवाइडेड बाई 2880, तो यहाँ से ये क्या 1000 नैनोमीटर आता है ना। क्यों भाई, सर तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो उस ग्राफ में जो 1000 नैनोमीटर है वो यहाँ कहीं पड़ेगा। क्यों भाई, तो 1000 नैनोमीटर में 1000 नैनोमीटर पे जो एनर्जी एमिट हो रही है वो ये वाला एरिया होगा। क्यों भाई, 500 पे जो हो रही होगी, अब वो 500 और 1500 को भले ही हम कंपेयर ना कर पाए, ठीक है, 500 और 1500 को हम कंपेयर भले ही ना कर पाए, लेकिन ये तो बोल ही सकते हैं ना कि U2 जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों, इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं बट हाँ U2 जो है वो मैक्सिमम है। तो ये जो वैल्यू है ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है। मैंने तुमको समझाने के लिए ग्राफ बनाया है, अदरवाइज क्वेश्चन के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हेंस U2 इज मैक्सिमम। कर लिया ना सभी ने, बोलो डी ऑप्शन। यस सर। और देखो नेक्स्ट देखो 38। अब इसमें कह रहा है टू स्फेरिकल बॉडीज ए एंड बी, रेडियस दोनों की गिवन है, टेम्परेचर दिया हुआ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इन दिस एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज एट 500 एंड दैट ऑफ बी एट 1500। इसका मतलब टी ए अपॉन टी बी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए, और ये वैल्यू दी हुई है 1500 अपॉन 500 यानी कि 3। तो कह रहा है कि कंसीडरिंग देम ब्लैक बॉडी व्हाट विल बी रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी एमिटेड, यानी पावर एमिटेड अपॉन ए, पावर एमिटेड अपॉन बी। तो इसको लिखेंगे आर ए स्क्वायर टी ए पावर 4 डिवाइडेड बाई आर बी स्क्वायर टी बी पावर 4। अब रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ बी का होल स्क्वायर करो और टी ए अपॉन टी बी की पावर 4 करो तो 9 आ जाएगा। सीधा तो है, हो गया क्यों भाई। यस सर।
और देखो नेक्स्ट बताओ। इसमें कह रहा है टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी एमिट रेडिएशन, रेडियस ऑफ ए गिवन है। ए एमिट्स 10⁴ टाइम्स पावर एमिटेड बाई बी, यानी कि पी ए अपॉन पी बी की वैल्यू दी हुई है 10⁴, एंड दिस इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी होल स्क्वायर और लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए पावर 4। डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्लियर है? तो 10⁴ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 400 होल स्क्वायर और ये लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए पावर 4। तो यहाँ से क्या आता है, लैम्डा ए अपॉन 2:1 हाँ 2:1 2:1 आ रहा है सभी का, बताओ भाई। 2:1 आना चाहिए, क्लियर है? देखो एक ही टाइप की क्वेश्चन है, एक और अच्छा क्वेश्चन है वो और करो, फिर खत्म हो गया ये चैप्टर। फिर ये देखो मल्टीपल करेक्ट टाइप है ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है, एमिसिविटीज का रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.01, ई भी दिया हुआ है 0.81, आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टू बॉडीज आर सेम, यानी एरिया सेम है, और कह रहा है कि दोनों का पावर भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई ए टी ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू ई बी टी बी टू द पावर 4। तो यहाँ से टी ए अपॉन टी बी आ जाएगा 81, 3:1 आ जाएगा, बोलो। फिर यस इसके बाद कह रहा है कि वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिटेंस ऑफ बी इज शिफ्टेड फ्रॉम दैट ऑफ ए बाई 1 माइक्रोमीटर। अब ये बताओ कि टी ए अपॉन टी बी 3:1 है, तो इसका मतलब लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए भी 3:1 होगा। तो यहाँ से लैम्डा बी की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा ए, और हमको और क्या गिवन है, हमको गिवन है लैम्डा बी और लैम्डा ए का जो डिफरेंस है वो 1 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ से अगर हम ये निकालें तो लैम्डा ए की वैल्यू 0.5 माइक्रोमीटर आ जाएगी और लैम्डा बी की वैल्यू 1.5 माइक्रोमीटर आ जाएगी। लैम्डा ए लैम्डा बी मिल गया, टी ए हमको पता है, तो टी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी बी की वैल्यू हो जाएगी टी ए बाई 3, यानी 5802/3। तो कितना आता है ये 1934, बस सेम वही फॉर्मूले लग रहे हैं, बताओ ठीक है। हीट ट्रांसफर में यहीं तक है, आगे बढ़े फिर हम लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, एंड दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। और बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग, अब इस चैप्टर में ऐसे बहुत कोई केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स दोनों एक ही चैप्टर हैं एक तरह से देखा जाए तो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे आइडियल गैस लॉज, आइडियल गैस लॉज जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, और उसके फिजिक्स में कहाँ कहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एप्लीकेशन है। तो पहला पार्ट तो इसका होगा एप्लीकेशन ऑफ पीवी इक्वल टू एनआरटी, और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी सुना होगा तुमने, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये 2 चीजें आने के बाद फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो केटीजी का मेन चैप्टर का जो मतलब है वो ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो बिहेवियर है वो हम लोग ऐसे समझ लो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करने वाले हैं, कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गैस मॉलिक्यूल्स का जब वो वेसल के अंदर हैं तो उनका क्या बिहेवियर है, किस तरह से मूवमेंट है, कौन कौन से फोर्सेज हैं, कौन कौन सी एनर्जी है, कब वेलोसिटी चेंज हो रही है, किस तरह से एनर्जी चेंज हो रही है,
बढ़ रही है, घट रही है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंस है, ये सारी बातें आएंगी। बट ये समझ लो कि ये जो चैप्टर है ये हम लोग मोर और लेस आइडियल गैस के लिए ही स्टडी करने वाले हैं, रियल गैसेस के लिए नहीं। क्योंकि आइडियल मतलब ऐसे समझ लो कि सारी की सारी गैसेस आइडियल हैं अगर हम कुछ कंडीशंस लगा दें। तो आइडियल होने के बाद सारी गैसेस का बिहेवियर सेम होता है। लेकिन अगर गैसेस आइडियल नहीं है, रियल वाली कैटेगरी में पहुंच गई, तो फिर अलग अलग गैसेस का फिर बिहेवियर अलग अलग होगा, फिर हमें हर एक गैस को सेपरेटली स्टडी करना पड़ेगा। तो वो हम लोग नहीं करने वाले। हम लोग आइडियल सिचुएशन के लिए अगर चलें तो आइडियल गैस लॉस पे ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये आता है कि हम कोई भी गैस को आइडियल गैस किस कंडीशन में बोलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे जो पड़ेगा वो है assumptions of KTG। ठीक है, मतलब हम गैसेस को आइडियल गैस किस कैटेगरी में गैस आए तो हम आइडियल गैस बोलेंगे, वो हमें देखना है इसमें। तो देखते हैं इसमें। तो देखो मेनली कौन कौन से मेन एजम्पशंस हैं वो सामने लिखे हुए हैं, और हर एक एजम्पशन को मैं समझाता भी जाऊंगा कि कौन से एजम्पशन का हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो एजम्पशन लिखा हुआ है वो ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है वो है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी लार्ज है। ठीक है, एंड देयर सेपरेशन इज लार्ज एज कंपेयर टू देयर मॉलिक्यूलर साइज। मतलब गैस का नंबर, गैस मॉलिक्यूल्स का नंबर भी बहुत लार्ज है, और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मॉलिक्यूल के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है। यानी मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो एक तरह से निग्लिजिबल अमाउंट साइज है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वजह से हम लोग ये बोलेंगे कि जब भी हमसे कहा जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब जिस भी कंटेनर में हमने उस गैस को रखा हुआ है उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। लेकिन ध्यान रखना मॉलिक्यूल वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल है। मॉलिक्यूल वॉल्यूम इज निग्लिजिबल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जो साइज है उसको हमने नेग्लेक्ट कर रखा है। पहला पॉइंट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, देखो एक बार पहले नोट कर लो फिर मैं आगे समझाता हूं। मॉलिक्यूल्स जो गैस मॉलिक्यूल है कंटेनर के अंदर, उनकी जो वेलोसिटी है वो तुम ध्यान से देख रहे हो, उनकी वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन में है। ठीक है ना, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऐसे बोल सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ग्रेविटी का उसके ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं है। और ग्रेविटी का इफेक्ट ना होने की वजह से उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। नहीं तो क्या होगा, नहीं प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली जैसे कोई वर्टिकल सिलेंडर रखा होता है तो उसमें सिलेंडर में नीचे साइड पे क्या होता है, डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, ऊपर जाने पे डेंसिटी कम होती है अगर हम ग्रेविटी को काउंट करते हैं। तो अगर हम केटीजी में एजम्पशन ले रहे हैं, ग्रेविटी काउंट नहीं कर रहे हैं, तो हर जगह डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to force or impulse exerted during collision। ध्यान रखना किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर
दूसरे मॉलिक्यूल का जो इफेक्ट है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर वाला जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में नो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर वाला कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इनके बीच में। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इनका m1m2 बहुत छोटा है और इनके बीच में जो r है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमने अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच का कंसीडर नहीं किया है। तो फोर्स कब लगेगा? तो फोर्स तभी लगेगा जब ये आपस में कोलाइड होंगे, और जब कोलाइड होंगे तब ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करेंगे। मतलब जो इनका कोलिजन से जो वेलोसिटी चेंज होगी वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉलो होगी, ठीक है ना। और इसमें कुछ बेसिक बातें बोल सकते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्फेरिकल इन साइज हैं, कोलिजन जो है उनके वो इलास्टिक हैं, लिखा ही हुआ है यहाँ पे, स्फेरिकल दिख ही रहा है तो जरूरत नहीं है। रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है ये हम लोग मैक्सवेल में जाके डिटेल में स्टडी करेंगे, फिलहाल आप सिर्फ लिख लो, चलेगा, ठीक है ना। सर इसका मतलब क्या है? किसका मतलब? सर डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड डज नॉट चेंज। इसका मतलब ऐसे है, समझ लो कि देखो हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग है। किसी मॉलिक्यूल की स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड, किसी की 20 होगी, किसी की 30 होगी, किसी की 40 होगी। या ऐसे बोलना चाहिए कि 10 मीटर पर सेकंड के मान लो 50 मॉलिक्यूल होंगे, 20 मीटर पर सेकंड के 100 मॉलिक्यूल होंगे, 30 मीटर पर सेकंड के 150 मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब हर एक स्पीड के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स का मतलब ये हुआ कि इस अलग अलग स्पीड्स कितने मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये चेंज नहीं होगा। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल टकरा रहा है हाई स्पीड वाला लो स्पीड से, तो हो सकता है हाई स्पीड वाला लो स्पीड से चलने लगे और लो स्पीड वाला हाई स्पीड से चलने लगे, मतलब मॉलिक्यूल इंटरचेंज हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट ए पर्टिकुलर स्पीड विल नॉट चेंज, यही मतलब है। तो चलो बता ही दिया मैंने, लिख भी लो। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर speed range is same। समझ में आ गया ये पॉइंट? बताओ। और लिख देना इसमें कि रियल गैसेस विल बिहेव एज आइडियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। और टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी उनकी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो इसलिए क्योंकि हमने उनके बीच का इंट्रैक्शन फोर्स हटा दिया है। एक बार ध्यान से देख लो जितनी बातें लिखी हुई हैं, किसी में कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, और इसको हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। तो ऑल आइडियल गैसेस विल फॉलो आइडियल गैस लॉज। अब वो अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं, बॉयल्स चार्ल्स, ठीक है ना। हमें जो कॉमन ध्यान रखना है वो ये, दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। बताओगे इसमें पी क्या है वी क्या है? मालूम ही है ना। पी यहाँ पे प्रेशर बनेगा और हमको प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में ही कैलकुलेट करना होगा। वी हो गया वॉल्यूम के लिए विच इज़ इन मीटर क्यूब, ठीक है। टी हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर का वैल्यू कितना होता है? क्यों भाई? 0.083। आर का वैल्यू एसआई यूनिट में लिखेंगे हम लोग को, जरूरत ना हमेशा एसआई यूनिट में ही पड़ेगा।
हम लोगों को किसी और यूनिट में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये 8.314 बनेगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना, हमें वो लीटर वाली वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल m अपॉन कैपिटल M भी लिख सकते हैं और n अपॉन Na भी लिख सकते हैं। क्यों? इसमें भी मालूम है ना सभी का मतलब। तो एक फॉर्म हो जाएगा PV इक्वल टू NKT और एक फॉर्म इसका आ जाएगा PM इज इक्वल टू रो RT। रो क्या बनेगा? Here rho will be small m upon v, mass of gas upon volume। बस इतने हैं जिनका हमें यूज आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल सिर्फ नोट कर लो, अब इसका एप्लीकेशन फिर हम लोग चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।